हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं जो क्लास 10वीं है ना, इसके जो सामाजिक विज्ञान है, एसएसटी जो सोशल साइंस है आपका, उसके अंदर में जो ज्योग्राफी भूगोल होता है उससे हम लोग वीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। जो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करने के लिए कह रहा है, और वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है, इसको बताना है आप सभी को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत में भूमि इस्तेमाल का निम्नलिखित प्रारूप पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रारूप पाया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये नंबर में आप लिख सकते हैं कि देखिए भारत के कुल सूचित इलाकों के केवल 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कुल सूचित इलाकों के केवल 54% हिस्सों पर ही खेती की जाती है। यदि देखा जाए तो बोए गए इलाके का परसेंट भी सामान्यतः विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जो बोया गया फसल है, बोया जाता है, इसका परसेंट जो है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम जैसे राज्यों में 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का जो वर्णन इस प्रकार से है कि कुछ इलाकों में तो 10% की खेती की जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में 80% की खेती की जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों कि दिया हुआ है कि भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग के ही भूमि प्रयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसमें समझ में आपको ये आया होगा कि यहाँ पे टोटल इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल इतना किलोमीटर है, जिसमें से 93% ही उपयोग में प्रयोग के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो साथियों आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों कि दिया हुआ है कि भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। मतलब कह रहा है कि भारत के विभिन्न समुदाय, अलग अलग प्रकार के समुदाय, वन, जंगल और जंगली जीव का संरक्षण कैसे किया है, रक्षण में क्या क्या योगदान दिया, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कि दिया हुआ है कि राजस्थान, यहाँ पे आप लिखिएगा कि भारत में विभिन्न समुदाय ने वन वन जीव के संरक्षण निम्न प्रकार से किया है, डैश दीजिएगा और पहला नंबर आप इस तरह से लिखिएगा कि राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के गाँवों में काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय एवं मोरों का शिकार वर्जित है। ठीक है, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय में ये सब वर्जित कर दिया गया था। ये समुदाय क्या किया कि वन और वन का भी तो बचाव कर ही रहा है और वन्य जीव का भी संरक्षण बचाव कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि टिहरी के किसान द्वारा लिए गए बीज बचाव आंदोलन तथा नवोदयान ने सिद्ध किया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि संभव है। क्या हुआ कि टिहरी के किसान ने क्या किया कि बीज बचाव आंदोलन किया। इसमें से क्या है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना ही बंद कर दिया और उसने साबित किया कि इसका बिना प्रयोग का ही हम लोग यहाँ पे खेती कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि पॉइंट नंबर का कि इसी प्रकार छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा तथा संथाल जनजातियों द्वारा महुए एवं कदम के वृक्षों की पूजा ने इन वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, आप पॉइंट क्वेश्चन नंबर का जो हम बताएं, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, जैसे कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे अक्षरों में आप इसको देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है कि वन और वन जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, हल्का सा बदलाव किया गया है कि रीति रिवाज के ऊपर एक आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग कैसे लिखते हैं उसको आपको बताते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा कि भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जहां लोगों के अलग अलग रीति रिवाज के द्वारा वह प्रायः प्रकृति से अपनी निकटता को व्यक्त करता है। इन रीति रिवाजों में जंगली जीवों से संबंधित कुछ रीति रिवाज है जो वन एवं वन जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, राजस्थान का विश्नोई समाज खेजड़ी के पेड़ों, काले हिरन, चिंकारा आदि के संरक्षण के लिए पूरे भारत में विख्यात है। इसी प्रकार बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा, किनके, मुंडा और संथाल जनजातियों द्वारा महुआ और कदम के वृक्षों की पूजा व उड़ीसा तथा बिहार के छोटा में शादी के अवसर पर इमली तथा आम के वृक्ष की पूजा, इनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे भारत में तुलसी के पौधों को पवित्र समझकर पूजा की जाती है ना। तो साथियों आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क इलाकों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए साथियों, इसका आंसर आप लिखने के लिए आप क्या करें कि इसको अच्छे तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि राजस्थान के बिलानेर, फलोदी और बड़ा मेर आदि जगहों पर पीने के पानी को इकट्ठा करने हेतु भूमिगत टैंक अथवा टंका का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। टैंक या टंका जो होता है वो कहाँ बनाया जाता है, घर में या आंगन में बनाया जाता है। ये टैंक घर की ढलान छतों के माध्यम से पाइप के जारी जुड़े होते हैं। मतलब कि क्या कह रहा है कि माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ये टैंक जो होता है वो छत की ढलाई जो होती है इनसे जुड़े हुए होते हैं। और कहता है कि वर्षा का जल इन पाइपों से होकर टैंक तक पहुंचता है। ये जो छत होती है, इधर आपका जो है पाइप लगा हुआ होता है। ये पाइप जो होता है वो आपके टंकी जो है उनसे जाके जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि पहली वर्षा के जल का संग्रह नहीं किया जाता। जो शुरू में फर्स्ट टाइम वर्षा होती है ना, उसका जल संग्रह नहीं किया जाता है। आप सभी को कारण पता है, क्योंकि आप सभी साइंस को पढ़े होंगे, क्योंकि अम्लीय वर्षा होता होगा, है ना, अम्लीय वर्षा होता है, जिस कारण से उसको संरक्षित संग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि इसे टैंक और पाइप आदि को साफ करने में उपयोग किया जाता है। इसको क्या, टंकी को साफ करने में, और पाइप जो होता है उस पाइप को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 5 कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर
अपना कर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जा रहा है, ये बताना है आप सभी को। तो चलिए साथियों, इसका आंसर कैसे होता है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो किस तरह से आप लिखेंगे वो आप सभी को बता दें। तो चलिए साथियों, देखिए इसका आंसर जो आप लिखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण पद्धति वर्षा के जल को पीने के लिए एकत्रित करने की एक विधि है। ज़्यादा आबादी वाले नगरों जहां पीने योग्य पानी की कमी होती है, ये पद्धति अपनाई जा सकती है। इस प्रकार प्रारूप है। देखिए यहाँ पे पहला है कि पानी को साफ करने के लिए एक 3 स्तरीय छनन प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है पाइप की मदद से जल को टैंक तक ले जाइए। अगर देखिए आप वर्षा जल जो होती है उसको पाइप के माध्यम से एक टंकी में ले जाके जमा कीजिए। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 3 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुएं के जल से पानी का पुनर्भर्जन किया जा सकता है। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4 आप लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे हौजा अथवा टैंक के अलावा पानी को कुएं आदि तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप ये जो 5 प्रश्न आप सभी को हम बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि साथियों आपके बोर्ड परीक्षा में इससे ही प्रश्न आए। ठीक है, क्योंकि वीवीआई प्रश्न हम आप तीनों चैप्टर से लाए हुए हैं और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, इसीलिए आप सभी के बीच में इस प्रश्न को हम लेके आए हैं। इसी तरह का और वीडियो हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को यहीं पे आप समाप्त करते हैं, फिर हम लोग दूसरा वीडियो तब लेकर आएंगे। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।